तो सस्पेंड किया गया है, फॉर्मेलिटी एक तो झूठा मूठा किया गया। खास उसको करना चाहिए, खास इसको तो डिस्चार्ज करके इसको जेल में बंद करना चाहिए, 302 का एक्यूज बनाना चाहिए। उसमें दरोगा और डीएसपी दोनों है। विनोद नारायण झा सारा घटना घटवाया है। उसके बाद में उसके बिहान होके, होली के बिहान होकर के उस दिन के आज जो मेरा दामाद बीमार है, डायरेक्ट विधायक पर इसको रिकॉर्ड करना चाहिए आपको। कि मोहम्मदपुर इन दिनों नेताओं के लिए पर्यटक स्थल बन गया है। नेताओं को अपनी राजनीतिक चमकाने का अड्डा मिल गया है। मोहम्मदपुर चाहे जो बना हो, लेकिन रह रह कर महिलाओं की चित्कार आपको बता देगा कि ये वही मोहम्मदपुर है जहां होली के दिन आपसी विवाद पर अंधाधुंध फायरिंग ने 5 जिंदगी को सदा के लिए इस दुनिया से छीन लिया। ये वही मोहम्मदपुर है जहां एक बाप से 3 बेटा छीन लिया। ये वही मोहम्मदपुर है जहां सीमा की रक्षा करने वाले बीएसएफ के एक जवान को छीन लिया। नमस्कार, आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि आखिर इस वारदात के पीछे का सच क्या है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के गांव और उसके घर ले चलेंगे। हम मिलाएंगे उस पीड़ित पिता से जिसने अपने एक साथ 3 पुत्र खोया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। दरअसल होली के दिन मोहम्मदपुर रंगों से रंग ही रही थी कि अचानक दिन के 1 बजे असली खून की होली शुरू हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक ताबड़तोड़ गोलीबारी ने करीब आधे दर्जन लोगों को सड़क के किनारे गेहूं के खेत में लहूलुहान कर दिया। मृतक के पिता सुरेंद्र सिंह उस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि दिन के 1 बजे हम अपने बरामदे पर बैठे थे। इतने में ही घर में काम करने वाले ने बताया कि उसके बेटे को कोई पीट रहा है। जैसे ही हम घर से निकलना चाहा कि अचानक गोलियों की आवाज़ निकलने लगी। घर से थोड़ी दूर जाते ही देखा कि उनका भांजा राणा प्रताप सिंह घायलावस्था में गिरा हुआ है। वहीं खेत में बेटा रणविजय सिंह गिरा पड़ा था। थोड़ी दूर पर दूसरा बेटा बीरेंद्र सिंह और खेत के दूसरे छोर पर तीसरा बेटा अमरेंद्र सिंह लहूलुहान पड़ा हुआ था। 2 कदम दूर भतीजा मनोज सिंह को चेहरे पर गोली लगने के कारण घायल था। वहीं रुद्र नारायण सिंह भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। सभी घायलों को मोटरसाइकिल और ऑटो के सहारे अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं तीसरे की मौत देर शाम और चौथे की मौत होली के अगले दिन हो गया। 3 दिन बाद आखिरकार 5वें ने भी दम तोड़ दिया। पूरे मामले को लेकर बेनीपट्टी थाना में केस संख्या 67/21 के तहत कुल 33 नामजद के अलावे 12 अज्ञात पर मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी प्रवीण झा, नवीन झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के अलावा उसके घर की कुर्द की जा रही है। वहीं बेनीपट्टी थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक महेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की टीम मुख्य आरोपी प्रवीण झा के घर को जब्ती कुर्ती करने के दूसरे दिन भी सक्रिय दिखे। आप देख सकते हैं कि आरोपी के घर को किस तरह से जब्ती किया जा रहा है। प्रवीण झा के गांव गैपीपुर के लोग आरोपी प्रवीण झा के बारे में कुछ भी बताने से बचते हैं। वैसे अपुष्ट जानकारी के अनुसार प्रवीण झा अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है। अगला सवाल है कि इतने बड़े घटना को अपराधियों ने कैसे अंजाम दिया। इस पर पीड़ित पिता सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि सुमेश्वर भारती के हाथ में खोखरी था, वो मार दिया पाँव पर। बड़ा बेटा जब पाँव काट दिया तो हमारा बचवा जो है सो फोन किया थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी तुरंत वहाँ पहुँचा और संजय को भी और साफी को भी, दोनों को बिठाया। इसको प्रवीण झा को दोनों को बिठा के ले गए थाना। और बचवा के भेज दिया जो है सो हॉस्पिटल। ज़्यादा कर रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया। ये 17 नवंबर की बात है। छठ पूजा का छठ से 2 दिन पहले वहीं से शुरू होता है जी।
थाना प्रभारी पहले से उस सबसे मिला हुआ था। थाना प्रभारी महेंद्र थाना प्रभारी जो है सो वहाँ पहुँचा, दोनों को ले गया, हमारा बचवा को हॉस्पिटल भेज दिया, इसको फ्री कर दिया। मेरा बचवा जो FIR किया वो भी नहीं लिया, और उस सब को बुला करके हरिजन एक्ट में डाल के हमारा बचवा के जो है सो पहले भेज दिया सदर हॉस्पिटल मधुबनी, और हरिजन एक्ट लगा करके उसको भेज दिया रामपट्टी जेल। तो इन लोगों को पूरा फ्री कर दिया। तब से प्लानिंग बनाते बनाते वहीं इस घटना के बाद कई छोटे बड़े राजनीतिक दल पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उपस्थित संवाददाताओं को कहा कि देखिए, ये मांग का विषय नहीं है। ये विषय है कि सरकार किस रूप में इस नरसंहार को ले रही है। पहली बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि इस हत्या में सरकार का जो लोकल ऑफिशियल्स है उसका पूरा मेल से ये नरसंहार किया गया है। जो BSF का जवान है, और BSF का जवान खाली हाथ जाता है, इंटेंशन कहीं क्राइम का रहता, तो ये इन आपराधिक कीड़ों को तो निपटने का हाल जानता है। इसलिए निश्चित तौर से इन आपराधिक कीड़ों ने सरकार के ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है, और हम जो एसेस किए हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने का इस परिवार में एक मादा रहा। इसके पहले भी, घटना के पहले भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ कि संजय सिंह पर जो पोखर के मामले में जिसके नाम से पूरा गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किया है, उसके मछली को लूटने की योजना बनाता है अपराधी, तो DSP और थानेदार मिला हुआ है। तब तो जो घायल है, जिसका पैर कटा है, वह जेल में है, और जो पैर काटने वाला है वो थानेदार के साथ मजे कर रहा है, और उसके कई दिन के बाद ये घटना हुई है। तो इस गैप में प्रशासन ने क्या किया? इसका मतलब ये है कि सरकार अभी तक जागी नहीं है, सोई हुई है। ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का उनका विचार है। तो फिर इसमें हम लोग कल गवर्नर से मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे कि बिहार में स्थिति बहुत दयनीय है, जहां BSF के जो सीमा की सुरक्षा करता है, जो हमारी रक्षा करता है, वो जवान मारा जा रहा है, और ये गीदड़ जो हैं ये उसके परिवार को, उसके बच्चों को आज भी न्याय देने के मूड में नहीं है। इन लोगों ने बतलाया, स्थानीय लोगों से जानकारी जो मिली है कि JCB आया, कुर्की जब्ती किया गया, तो जो तरीका होना चाहिए था कुर्की जब्ती का, उसको तो बतलाना चाहिए था कि या तो सरेंडर करो और नहीं तो सब हम नस्तनाबूद कर। लेकिन खाना पूर्ति की गई है। तो निश्चित तौर से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जो कानून अमन पसंद लोग हैं, कानून में विश्वास करते हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। पूरे बिहार में ये आंदोलन खड़ा किया जाएगा। एक एक अपराधी, सोमेश्वर भारती जो है वो इसको तो जिस तरीके का इसको SPD ट्रायल करा करके और कहीं से खोज निकालना चाहिए। जिस तरह का बयान लोग कर रहे हैं यहाँ, जो आई विटनेस हैं, कि गोली मारने के बाद भी जिस तरह का डिसेक्शन किया है बॉडी का, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा ही हीनियस है। और ये फर्दर बतलाने का काम किया है कि यदि कोई हमारे कुकर्मों में प्रतिकार करेगा तो हम इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। और फिर भी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। हम जानकारी लेंगे, हम क्या करेंगे। यदि हम अल्टीमेटम देते हैं 1 हफ्ते के अंदर यदि इन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया
वो ऐसे उसके नाम पर कुछ किया गया। एक हफ्ते के तो बिहार में एक जन आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा होगा। ये राष्ट्र के सुरक्षा में समर्पित परिवार के लोगों का ये दर्द है, ये पूरे बिहार की पीड़ा है। इसलिए हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि करें, और नहीं तो आंदोलन शुरू होगा। एक हफ्ते का समय हम लोग देते हैं कि इन दरिंदों को पकड़ो, और जो थानेदार हैं, जो यहाँ का डीएसपी है, जो प्रशासन यहाँ पोस्टेड लोग हैं, इस पर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए। ये सारे सीधे क्रिमिनल हैं, ये वर्दी में क्रिमिनल हैं। इन लोगों पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और उन अपराधियों का तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हम लोग कल इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। अहमदपुर के लोगों का आरोप है कि पुलिस अगर पिछले साल की घटना की गंभीरता को समझ पाता तो आज इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। पुलिस की मिलीभगत ने इस घटना को अंजाम देने में मदद की है। बहरहाल मामला चाहे जो हो, पर इतना तय है कि गांव में पसरी सन्नाटा पुलिस को बहुत कुछ कह रही है। इस वक्त पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करें। साथ ही उन नेताओं पर भी नज़र रखने की चुनौती होगी जो इस घटना को जातीय रंग देकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं।